नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच कल फ़ोन पर बातचीत हुई है। ये जो बातचीत हुई है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपनी यूक्रेन की यात्रा पूरी की थी और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शांति का संदेश दिया था। लेकिन इन सब के बीच में जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली बात थी, वो थी बांग्लादेश के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत होना। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन से बातचीत की है और वहां पर जल्द से जल्द कानून व्यवस्था बहाल होने और शांति स्थापित होने पर दोनों नेताओं ने बातचीत की है। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान जुड़े हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ प्रोफेसर महापात्रा जी जुड़ रहे हैं, रविंदर सचदेवा जी जुड़ रहे हैं। दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों के बड़े जानकार हैं, लगातार नजर रखते हैं। जो देश भर में, दुनिया भर में गतिविधियां होती हैं उन पर आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। और सबसे पहले प्रोफेसर महापात्रा, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी के बीच में ये जो बातचीत हुई है, ये कितनी महत्वपूर्ण है और बांग्लादेश का मुद्दा उठाना और बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ये कितना बड़ा कदम भारत की तरफ से माना जा रहा है? भारत की तरफ से यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। और प्रधानमंत्री मोदी जब बांग्लादेश के बारे में जो बाइडेन से बात की, इसका मतलब ये है कि पूरे विश्व में जितनी भी घटनाएं घटती हैं, इंक्लूडिंग साउथ एशिया में जो भी घटना घटती हैं, इंडिया और यूएस दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर उसके बारे में डिस्कशन करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी भी समस्या हैं उसका कैसे कैसे समाधान निकाला जाए। तो अभी कोई लोग सोचते हैं कि अमेरिका का जो व्हाइट हाउस का रीड आउट था उसमें बांग्लादेश की मेंशन नहीं है। तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानता मैं, क्योंकि अगर अमेरिकन लोग ये कहने लगे कि इंडिया का जो रीड आउट है उसमें पोलैंड का नाम क्यों नहीं है। बातचीत तो बहुत सारे मुद्दे पर हुए और बांग्लादेश पे भी हुए। बांग्लादेश भारत का एक नेबरिंग कंट्री है। भारत जो भी समस्या को बहुत महत्वपूर्ण मानता है उसको तो हाईलाइट करना ये स्वाभाविक है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इंडिया और अमेरिका के बीच जो वार्तालाप हुई है बांग्लादेश के ऊपर भी, वो काफी महत्वपूर्ण वार्तालाप है। जी, रविंदर सचदेवा जी, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है। जब से शेख हसीना का तख्तापलट हुआ है, मोहम्मद यूनुस ने वहां पर अंतरिम सरकार की कमान संभाली है। पीएम मोदी और मोहम्मद यूनुस के बीच भी हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर फोन पर बातचीत हुई थी। इससे पहले जब आपने देखा होगा, अभी जब लाल किले से प्रधानमंत्री का भाषण था, वहां से भी पीएम ने इस मुद्दे को उठाया है। कैसे देखें, हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाने के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्या नीति हो सकती है? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ और प्रोफेसर महापात्रा के साथ। देखिए, इसमें जो बांग्लादेश का मुद्दा है जो उठाया गया बाइडेन के साथ, आई थिंक इसमें कुछ एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है और मेरे विचार से होनी चाहिए। और वो स्ट्रैटेजी वो ये हो सकती है, होनी चाहिए कि बांग्लादेश इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। बांग्लादेश ने इस समय आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से और जापान की जाइका और एशियन डेवलपमेंट बैंक से $6 बिलियन और की रिक्वेस्ट करने जा रहा है। इसके अलावा ऑलरेडी उसका जो पहले 4.7 बिलियन का चल रहा है ट्रांचेस का। तो बांग्लादेश को इस समय फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। अब ये हम सब जानते और समझते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पेशली आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, इनमें अमेरिका का काफी इन्फ्लुएंस और रुतबा रहता है विदाउट डाउट। तो इसमें हमारी स्ट्रैटेजी भारत की ये हो सकती है कि अमेरिका से डिस्कस करना कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का जो फाइनेंशियल एड दिया जाए बांग्लादेश को, उस पर कुछ शर्तें और लगाई जाए। देखिए, आईएमएफ वगैरह जब पैसा देते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे जहां भी उनकी शर्तें होती है, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी हटाओ, इत्यादि इत्यादि, पर उन सिमिलर शर्तें वो बांग्लादेश में भी देंगे। बट उन शर्तों के अलावा ये भी उसमें ऐड किया जा सकता है कि बांग्लादेश के अंदर माइनॉरिटीज के राइट्स को लेकर के उनकी प्रोटेक्शन करी जाए और बांग्लादेश सरकार उसकी कॉन्क्रीट एविडेंस या कदम दिखाए, तब ये पैसा रिलीज होगा या अगला स्टेप इस पैसे पे होगा। तो मेरे विचार से, जैसे प्रोफेसर ने कहा, कि भारत और अमेरिका मिलकर आपस में डिस्कस करते हैं, रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को आपस में ये भी देखना होता है ना कि हमारे पास क्या लीवरेज है, इस सिचुएशन को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। केवल टिप्पणी करने से तो कुछ होगा नहीं ना, हमें उस सिचुएशन को बदलना है। तो उस सिचुएशन को बदलने के लिए एक लीवर है जो कि अमेरिका खास करके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस्तेमाल कर सकता है बांग्लादेश की स्थिति इंप्रूव करने में।
प्रोफेसर महापात्रा, क्योंकि शेख हसीना का जब तख्ता पलट हुआ उससे पहले के अगर हम घटनाक्रम को बांग्लादेश में देखें, शेख हसीना कई बार अमेरिका की तरफ ये आरोप लगाती रही हैं कि वो बांग्लादेश में हस्तक्षेप कर रहा है, बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, और कहीं ना कहीं उनके जो बयान सामने आए थे उसके पीछे वो अमेरिका को ही तमाम चीजों के लिए जिम्मेदार मान रहे थे जो बांग्लादेश में घटनाएं घटित हो रही थी। तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में जो बातचीत हुई है, इसमें और किन मुद्दों को भारत ने अपनी तरफ से उठाया होगा? कौन से ऐसे पहलू हैं बांग्लादेश को लेकर जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई हो सकती है? मुझे लगता नहीं कि शेख हसीना के बारे में ज़्यादा वार्तालाप हुई होगी, मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अभी घटनाएं घट रही हैं, चाइना और फिलीपींस के बीच एक संघर्ष चल रहा है साउथ चाइना सी में, थोमास शोल में, और चाइना अभी एक लाइव ड्रिल करने जा रहा है म्यांमार के बॉर्डर में, और साथ साथ बांग्लादेश में भी ये सारे इंस्टेबिलिटी हो रहा है। तो चाइना का जो रवैया है पूरे इस एरिया में, इंडो पैसिफिक में, उसमें भारत और अमेरिका के बीच वार्तालाप करना काफ़ी स्वाभाविक है। अभी अगले महीने जब प्रधानमंत्री जी ने जाएंगे न्यूयॉर्क, हाँ। यूएन जनरल असेंबली मीटिंग में, कोई क्वाड का भी मीटिंग होगा, तो बांग्लादेश में जो घटना घट रही है उसका कनेक्शन पूरा इंडो पैसिफिक में है। तो इसलिए मैं बिल्कुल। मानता हूँ कि बांग्लादेश के बारे में जो भी बातचीत हुई होगी वो सिर्फ शेख हसीना या एक दो घर जलाया गया या हाँ। कोई मोहम्मद यूनुस के बारे में बात नहीं होगी, बिग पिक्चर बात हुई होगी। रविंद्र सचदेवा जी, वो बिग पिक्चर क्या हो सकती है? क्योंकि जैसा जिक्र किया प्रोफेसर महापात्रा जी ने कि अगले महीने प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी वो हिस्सा लेंगे, लेकिन बांग्लादेश क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है, वहां जो भी कुछ घटित होता है उसका सीधा असर भारत पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जरूर पड़ता है। चाइना भी बहुत ज्यादा बांग्लादेश में हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। तो एक ये चैलेंज कहीं ना कहीं अगर भारत के लिए मौजूदा हालात में है, तो अमेरिका के लिए भी बहुत आसान चीजें बांग्लादेश में नहीं रहने वाली है। चाइना इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगा। जी हाँ, डेफिनेटली। अगर कहें कि जो बिग पिक्चर की जो बातें हो सकती है हुई होंगी, डेफिनेटली यस। आई थिंक उसमें दो मेन चीजें होंगी या तीन। एक तो होगा कि कैसे बांग्लादेश को चाइना के ऑर्बिट में जाने से प्रिवेंट किया जाए, राइट, या रिवर्स कीजिए कि चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में है उसको कैसे काउंटर तो नहीं एग्जैक्ट वर्ड, बट उसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए, एक वो होगा। और दूसरा होगा कट्टर इस्लाम, कि बांग्लादेश में रेडिकल फंडामेंटलिज्म जो पनप रहा है और बढ़ सकता है, और वो केवल बांग्लादेश को ही नहीं, भारत को ही नहीं, इस पूरे रीजन को इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट करता है और ग्लोबली इम्पैक्ट करता है। तो आई थिंक इन अ बिग पिक्चर तीन चीजें आप मान लीजिए कि चाइना का इन्फ्लुएंस, उसकी क्या समाधान है, या हम दोनों देश मिलकर क्या करें, कैसे इस स्थिति को देखा जाए। दूसरा, रेडिकल इस्लाम को बढ़ने से रोका जाए या कैसे काउंटर किया जाए, कैसे हाल हो। और तीसरा, यस, बांग्लादेश के हिसाब से इकोनॉमी, क्योंकि अगर उनकी इकोनॉमी नहीं संभलेगी तो ये दोनों जो चीजें ना, दोनों चीजें ज्यादा बढ़ती जाएंगी। कट्टरता बढ़ेगी, सिविल डिसऑर्डर बढ़ेगा, चाइना की तरफ जाएगा, इत्यादि। तो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर बिग पिक्चर में हो तो मेरे ख्याल से ये दो या तीन चीजें हैं: चाइना, रेडिकल इस्लाम एंड बांग्लादेश इकोनॉमी। जी। प्रोफेसर महापात्रा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट किया है, जो जानकारी साझा की है बाइडेन के साथ बातचीत में, उसमें यूक्रेन का भी जिक्र किया गया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में यूक्रेन की यात्रा की है, और अगर देखा जाए तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो आज की तारीख में रूस के साथ भी बातचीत कर सकता है, अमेरिका के साथ भी बातचीत कर सकता है। वो एक तरह से उसकी पूरी छवि गुटनिरपेक्ष की है कि वो किसी से भी बातचीत कर सकता है। तो बाइडेन के साथ यूक्रेन के मुद्दे पर कैसी बातचीत रही होगी आपके हिसाब से? किन मुद्दों पर चर्चा हुई होगी? आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई एक ही देश है पूरे विश्व में ये पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो इंडिया है। यूक्रेन भी अभी शांति की बात नहीं कर रहा है, और रशिया भी शांति की बात नहीं कर रहा है। लड़ाई तो जबरदस्त चल रही है, और अमेरिका और नेटो फोर्सेस भी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ही बार बार ये कह रहे हैं कि देयर कैन नॉट बी अ सॉल्यूशन ऑन द बैटलफील्ड, और वो ये कह रहे हैं कि पीस, डायलॉग, डिप्लोमेसी शांति के लिए बहुत जरूरी है। और व्हाइट हाउस का जो रीडआउट देखेंगे उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि दोनों लीडर्स ने कैसे इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर के बेसिस पे शांति बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे, उसमें एम्फासिस दिया है।
इसका मतलब ये है कि अमेरिका जब यूक्रेन को ये वेपन सप्लाई कर रहा था और अलग अलग किस्म का एयरक्राफ्ट भी सप्लाई कर रहा था, अभी अगर जो बाइडेन खुद बोल रहे हैं और रीड आउट में क्लियर लिखा हुआ है कि वो शांति के प्रधानमंत्री के शांति का जो मैसेज है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है प्रधानमंत्री के लिए। जी, तो देखिए शांति का मैसेज प्राइम मिनिस्टर ने यूक्रेन में भी दिया, रशिया जब दौरे पर गए थे वहां पर भी मॉस्को से उन्होंने यही संदेश दिया कि यह युग युद्ध का नहीं है। डॉक्टर यहाँ पर रविंदर सचदेवा जी, मुझे आपसे ये समझना है कि अब आगे क्या होगा? अगर हम देखें, यूक्रेन के बारे में तो बातचीत हो ही रही है, पर सबसे ज्यादा जो चिंता की बात है वो बांग्लादेश ही इस वक्त है, वहां पर जो हालात है। क्या आपको लगता है कि जल्द वहां पर चुनाव कराने, क्योंकि कुछ दिनों पहले जब मोहम्मद यूनुस ने बैठक की थी, जो वहां पे डिप्लोमेट्स तैनात हैं अलग अलग देशों से, तो उन्होंने कहा था कि अभी चुनाव में वक्त लग सकता है क्योंकि कई बड़े सुधार की ओर बांग्लादेश को आगे बढ़ना है। तो इससे कहीं ना कहीं भारत पर कितना असर पड़ेगा और ये सुधार करने में कितना वक्त लग जाएगा? इंटरेस्टिंग। देखिए, यस यू आर राइट। मोहम्मद यूनुस ने जो कहा, उन्होंने तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बता दी है कि ये रिफॉर्म होने हैं, सुधार होने हैं, जुडिशरी में रिफॉर्म होना है, इलेक्शंस का रिफॉर्म होना है, मीडिया में रिफॉर्म होना है, बैंकिंग में रिफॉर्म होना है। तो इससे तो इंडिकेट होता है कि ये सारे रिफॉर्म ओवरनाइट या 1-2 महीने में थोड़ी हो जाते हैं। इनफैक्ट आई थिंक अभी इनके बांग्लादेश का जो सेंट्रल बैंक है, उसका नया जो गवर्नर आया है, शायद उसने आई थिंक कल ही कहा कि इसमें हमें 3 साल का पीरियड लग सकता है। तो ये जो रिफॉर्म्स, अगर यूनुस जो कह रहे हैं, अगर उस राह पे चला बांग्लादेश की ये रिफॉर्म करेंगे तब इलेक्शन होगी, तो इसका मतलब तो है ये जो फिलहाल की सरकार है, जो केयरटेकर सरकार है, एक्सपर्ट्स की सरकार है, टेक्निकली टेक्नोक्रेट्स की, तो ये सरकार तो इसका मतलब अगले साल 2 तक रह सकती है। बट इस सरकार के पास देखिए पॉलिटिकल मैंडेट नहीं है, हालांकि है, इनफॉर्मली तो है, प्रोटेस्टर्स ने ही इन सरकार को डाला है, परंतु लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी तो आर्मी के पास रहेगी, राइट, ऑब्वियसली रहती है। पुलिस सर्विसेज हैं, तो एक तरफ से लॉ एंड ऑर्डर की जो जिम्मेदारी है वो आई थिंक ज्यादा ही रहेगी आर्मी के ऊपर आने वाले वक्त में। रिफॉर्म्स में वक्त लगेगा, और जिस हिसाब से इनके इकोनॉमिक हालात हैं जो ये अभी कह रहे हैं, देखिए पिछले जनवरी में आईएमएफ ने इनको $4.7 बिलियन का लोन अप्रूव किया था टोटल, उसमें से आई थिंक करीब 1.8 बिलियन आ चुका है, उसमें से करीब अभी 3 बिलियन और आना है, परंतु अब ये सरकार कह रही है हमें $6 बिलियन और चाहिए। इनके गारमेंट एक्सपोर्ट्स का डाउन जा रहे हैं, रेमिटेंसेस डाउन जा रहे हैं, इन्फ्लेशन हाई है। तो ये जो सारे माहौल हैं बांग्लादेश के अंदर, ये एक नियर फ्यूचर में स्टेबिलिटी की रास्ता तो दिखता नहीं है, बट ये कि अवाम कब तक शांत रहेगी, क्योंकि इसी अवाम ने रेवोल्यूशन करके लाए हैं इस सरकार को, तो किस समय तक वो इन हालातों में सब्र करेगी, क्योंकि आईएमएफ की भी जो कंडीशंस आएंगी उसमें भी होगा टैक्सेस बढ़ाओ, बिजली की कीमतें बढ़ाओ, एनर्जी की सब्सिडीज हटाओ। तो एक वक्त हो सकता है अगले 6 महीने, 9 महीने, साल में बांग्लादेश में कि इस केयरटेकर सरकार को भी ऑपोजिशन फेस करनी पड़े पब्लिक की हालातों को देखते हुए। तो वो भी है कि 6 महीने भर में ये हालात को इम्प्रूव कर लेंगे या एक होप दिखाते रहेंगे देश के अंदर। प्रोफेसर महापात्रा, क्योंकि जब प्रधानमंत्री अगले महीने अमेरिका में होंगे तो यूएनजीए में तो वो हिस्सा लेंगे ही, और कई वर्ल्ड लीडर्स के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, कई द्विपक्षीय मुलाकातें भी होंगी, और बाइडेन के साथ भी मुलाकात संभव हो सकती है क्योंकि जब वो अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी तो फोन पर बातचीत हुई है, जब आमने सामने मिलेंगे तो बांग्लादेश के मुद्दे पर और ज्यादा विस्तार से चर्चा होगी, और ज्यादा विस्तार से बातचीत होगी? देखिए, बांग्लादेश में क्या होने जा रहा है, क्या होगा, उसके बारे में अमेरिका इंडिया से बात करेगा, इंडिया जाके अमेरिका से बात नहीं करेगा। इनिशिएटिव तो उनके तरफ से आएगा। वो अपने आप को सोचते हैं कि दे आर ग्लोबल पावर, हर जगह कुछ भी घटना घटती है वो बिग पिक्चर देखते हुए वो बात करते हैं। और मुझे ये लगता है कि साउथ एशिया में जो भी घटना घटती है, अमेरिका का विश्वास है कि भारत का कोऑपरेशन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए भारत का क्या टिप्पणी होगा और भारत का क्या अप्रोच होगा, उसके बारे में वो जानकारी लेने के लिए कोशिश करेंगे। और बांग्लादेश में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि रविंद्र जी बहुत अच्छी बात कहे हैं। पिछले 15 साल में जब शेख हसीना की सरकार थी,
बांग्लादेश का आर्थिक स्थिति काफी बढ़िया हो रहा था। बांग्लादेश से गरीब देश से एक मिडिल इनकम कंट्री बनने जा रहा था। अभी जिस टाइप का डिस्टरबेंस चल रहा है, जो भी गेन हुआ है 15 साल में, वो बिल्कुल जीरो होने का चांसेस है अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वापस नहीं आएगा। इसलिए मोहम्मद यूनुस जी ने अगर सिर्फ रिफॉर्म की बात ना करें और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं, उसका बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के हित में ही है। हाँ, नहीं महापात्रा जी, वजह क्या हो सकती है कि इतना टाइम क्यों लेना चाह रहे हैं मोहम्मद यूनुस कि हम रिफॉर्म करेंगे, बहुत सारे सुधार करेंगे, उसके बाद चुनाव में आएंगे? क्या वजह लगती है, इतना टाइम क्यों वो लेना चाह रहे हैं? मोहम्मद यूनुस एक एकेडमिक हैं और वो एक नोबेल लॉरिएट हैं। उनका पॉलिटिक्स में ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है। वो तो एक सिंबॉलिक हेड, जो कि सब लोग मानेंगे कि मोहम्मद यूनुस अगर इंटरिम गवर्नमेंट का हेड बने तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी नहीं है। तो उनके पीछे जिनका हाथ है, उनका एटीट्यूड, उनका अप्रोच क्या होगा, वो हमें देखना है। अभी बांग्लादेश में दोबारा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है और कुछ स्टूडेंट लोगों का ये कहना है कि हम डेमोक्रेसी के लिए फाइट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनडायरेक्टली वो हिंट कर रहे हैं कि शेख हसीना फाइट तो किया, इसका मतलब नहीं कि आर्मी रूल शुरू हो जाएगा या इंटरिम गवर्नमेंट परमानेंट बनने के लिए कोशिश करेगा। तो इसलिए अभी बांग्लादेश में कितना जल्दी इलेक्शन हो, शांतिपूर्ण इलेक्शन हो, उसमें बांग्लादेश का भविष्य निर्भर करता है। बिल्कुल रविंद्र सचदेवा जी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की इस मुद्दे पर बातचीत होती है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं, खासतौर पर हिंदुओं, उनकी सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस बातचीत का एक असर बांग्लादेश की जो मौजूदा अंतरिम सरकार है उस पर भी पड़ेगा। उसको कम से कम ध्यान देना होगा कि वहां पर हिंदुओं को सुरक्षित रखा जाए, उन पर हमले ना हो, अत्याचार ना हो। एक ये बड़ा मैसेज इस बातचीत के जरिए गया है। या सर्टेनली, ऑफ कोर्स, इसके द्वारा ये मैसेज गया है। और डेफिनेटली देखिए, कई बार जब बातें होती हैं वर्ल्ड लीडर्स के बीच में, वो पूरा बताते तो नहीं है दुनिया को ना। जो रीड आउट होता है, जरूरी नहीं है कि जो असली बातें सारी की सारी रीड आउट में दे दी जाए, उसका कुछ हिस्सा आ जाता है। हाँ, तो परंतु इसलिए मैं कहूंगा ये इम्पोर्टेंट भी है हमें देखना कि हमारा जो रीड आउट गया है या जो पब्लिक में आया है कि बांग्लादेश में हिंदूज और माइनॉरिटीज के हालात को लेकर के चर्चा हुई है, तो डेफिनेटली ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है। पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री, उनकी सरकार भी डेफिनेटली देख रही होगी, और वो जानते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते किस हिसाब से स्ट्रेटेजिक हैं। तो वो ये भी समझ सकते हैं कि अगर इंडिया कह रहा है बात हुई है तो क्या बात होंगी, वो भी तो अब गेस कर रहे होंगे ना। ये तो एक सेंटेंस है कि बात हुई है, हर एक ये एस्टिमेट करने चाह रहे होंगे कि क्या बातें हुई, क्या सोचा, क्या आगे होगा। तो इन सब को देखते हुए डेफिनेटली इस बांग्लादेश की लीडरशिप को एक क्लियर सिग्नल है। और इस सिग्नल, ये अभी तो सिग्नल है, पर आने वाले हफ्तों में जब उनकी एंगेजमेंट्स होंगी अमेरिकन डिप्लोमैट्स के साथ, तो आई थिंक उनको वो मैसेज वहां से आता हुआ मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू माइनॉरिटी राइट्स इन बांग्लादेश। प्रोफेसर महापात्रा, क्योंकि अगर इसके ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब हमने देखा कि पश्चिम एशिया में भी काफ़ी तनाव है। अभी आपने देखा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में भी हमले काफ़ी तेज हो गए हैं। इजराइल और हमास का युद्ध लगातार चल रहा है। एक हमने रूस और यूक्रेन का फ्रंट अभी देखा है, पहले कुर्स्क शहर, उसके बाद कल एक ड्रोन से हमला हुआ है, रूस ने और अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन सब के बीच में भारत का जो एक संदेश रहा है, चाहे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म से लेकर बड़े मंचों से लेकर, वो कितना बड़ा गया है शांति के पैगाम को लेकर, और क्या भारत एक उसमें अहम रोल अदा कर सकता है शांति के लिए, युद्ध रुकवाने के लिए? मैं तो ये इसके बारे में लिखा भी है, अभी दोबारा मैं कहना भी चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है अभी जिसका रोल शांति वापस लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सिर्फ रशिया कोशिश करेगा तो कुछ नहीं होगा। यूक्रेन ने कोशिश किया, स्विट्जरलैंड में कुछ नहीं हुआ क्योंकि रशियन पार्टिसिपेशन नहीं था। और अमेरिका को भी ये समझना है कि वो शांति की बात करे, सिर्फ युद्ध की बात ना करे। और इसलिए प्रधानमंत्री मोदी का जो एक मिशन है विश्व में शांति लाने के लिए, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लड़ाई तो चल रही है, मगर कोई ना कोई तो ये बोले कि शांति वापस लाने के लिए बातचीत करें, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, उसको हाईलाइट कर रहे हैं। इसके पीछे और एक मतलब है कि हम जानते हैं कि अमेरिका, कनाडा, काफी सारे यूरोपियन कंट्रीज
छोटे छोटे बात को लेके बड़े बड़े समस्या जैसे खड़ा हो गया इंडिया में, हाँ, वो बात हाँ, करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन, और बांग्लादेश में जिस टाइप का ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है माइनॉरिटी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी को सिर्फ कहना चाहिए या उनको सुनना भी चाहिए, उनको रिपीट भी करना चाहिए। इसलिए मैं तो ये मानता हूं कि व्हाइट हाउस का रेड आउट में भी ये मेंशन होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था। हाँ, नहीं, आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं मेंशन किया रविंद्र सचदेवा जी? Great question. I think Professor Mahapatra may be better placed to answer that. क्यों नहीं मेंशन किया? That's a great point. ये भी हो सकता है कि वो फोकस केवल यूक्रेन पे रखना चाहते हो और डाइल्यूट ना करना चाहते हो कि यूक्रेन के मुद्दे अमेरिका के लिए, क्योंकि यूक्रेन का मुद्दा बड़ा है, तो यूक्रेन के मुद्दे पर ही फोकस का मेंशन किया, और क्यों नहीं करा होगा? आई रियली कैन नॉट फैथम आउट। मैं प्रोफेसर महापात्रा से इसका जवाब लेता हूँ। प्रोफेसर महापात्रा, क्यों व्हाइट हाउस ने अपने रीड आउट में बांग्लादेश का जिक्र नहीं किया? क्या वजह हो सकती है? इसका दो कारण है। एक तो कारण है कि अवामी लीग ने ये इंक्लूडिंग शेख हसीना ने ये कहा है कि अमेरिका बांग्लादेश के अफेयर्स में इंटरवीन करता है, इंटरफेयर करता है, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ के उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं। अगर वो कहते तो शायद उसका मतलब ही कुछ निकलता और बांग्लादेश में भी एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट होता। सो जानबूझ के उन्होंने अपना स्टेटमेंट को विथड्रॉ किया है। दूसरी बात यह है कि रविंद्र जी ने सही कहा है कि उनका फोकस अभी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में है एंड यूक्रेन और यूरोप में है, तो इसलिए उन्होंने पोलैंड को ज़्यादा हाईलाइट किया है। बट हमने पोलैंड के बारे में कुछ लिखा नहीं। सॉरी पोलैंड के बारे में उन्होंने हाईलाइट किया, तो हमारा जो इसमें बांग्लादेश को हाईलाइट किया, तो इसलिए वो अपना अपना जो फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज है उसको अपने हितों को आगे रखा जा रहा है, रखा जाता है। तो चलिए देखिए, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से बताया कि मोदी और बाइडेन की बातचीत का मतलब क्या है और इस बातचीत का असर क्या है बांग्लादेश को लेकर, यूक्रेन को लेकर, पश्चिम एशिया को लेकर, और शांति का जो सबसे बड़ा मैसेज है उसको लेकर इस बातचीत का कितना असर रहेगा। बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। और अब देखना ही होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जब अमेरिका के दौरे पर जाएंगे तो इन तमाम मुद्दों पर उनकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ क्या बातचीत होती है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।